नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल एक गवाह को पेश किए जाने के एकमात्र कारण से अभियुक्त को बरी नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा की बेंच ने उस आपराधिक संशोधन पर सुनवाई की जो विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई निर्णय और आदेश को चुनौती देता है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 352 और 302 के तहत दर्ज किया गया था। मामला देवेंद्र सिंह के आरोप से संबंधित है, जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी की बुआ स्मृति कमलेश पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। प्रथम सूचनाकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि देवेंद्र सिंह ने जानबूझकर उनकी दोपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मारी, जिससे कमलेश को चाकू से गंभीर चोटें आई और उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी पर धारा 352 गंभीर उकसावे के बिना हमला या आपराधिक बल और 302 हत्या के तहत आरोप लगाया गया। अरविंद श्रीवास्तव 3 संशोधनकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने गवाह अजेंद्र सिंह की गवाही को बिना किसी संतोषजनक या युक्तिसंगत कारण के खारिज कर दिया है। उनकी दी गई साक्ष्यता से आरोपी का दोष सिद्ध होता है और यह पूरी तरह विश्वसनीय है, हालांकि उसे न मानने के लिए अजीब कारण दिए गए हैं। अभियोजन पक्ष इस भीषण अपराध के पीछे की प्रेरणा को साबित करने में सफल रहा है, लेकिन निचली अदालत ने इसे अप्रासंगिक कारणों से गलत ठहराया है। हाईकोर्ट का मानना है कि आपराधिक न्यायालय यहां गोद लेने की वैधता पर बिल्कुल भी निर्णय नहीं कर रहा था। निचली अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष के मामले के मोटिव भाग को न मानने के लिए दिए गए कारण संतोषजनक से कोसों दूर है। इसके अलावा निचली अदालत ने सुविधाजनक रूप से विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर दिया है कि जहां आंखों देखी गवाही उपलब्ध है, अभियोजन पक्ष के लिए मोटिव साबित करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। एक ही समय में, यदि मोटिव अभियोजन पक्ष के मामले का हिस्सा बनता है, तो यह उसे और मजबूत कर सकता है, लेकिन मोटिव का प्रमाण और मजबूत कर सकता है, लेकिन मोटिव का प्रमाण अनिवार्य नहीं है। बेंच ने नोट किया कि केवल एक गवाह के पेश किए जाने के एकमात्र कारण से अदालत अभियुक्त को बरी नहीं कर सकती। जहां एक अकेला गवाह होता है, वहां अदालत को उसकी गवाही पर भरोसा करने से पहले उसे सावधानीपूर्वक तौलना चाहिए, लेकिन ये कई गवाहों की मांग नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि संशोधन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधनालय न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय फैसले को दोषसिद्धि के निर्णय में बदलने का अधिकार नहीं है। संशोधनालय न्यायालय को निश्चित रूप से यह शक्ति है कि यदि यह पाया जाता है कि निचली अदालत ने अप्रासंगिक सामग्री पर विचार किया है या कानून की गलत व्याख्या की है, तो मामले को पुनः निचली अदालत को भेज सकती है। संशोधनालय अदालत का दायित्व है कि वह ये सुनिश्चित करे कि व्यापक न्याय हो और न्याय का हनन न हो। बेंच ने देखा कि निचली अदालत का ये कर्तव्य है कि वह सत्य और असत्य को अलग करने की हर संभव कोशिश करे और चारा और भूसा छानने के बजाय केवल इसलिए पूरे अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज न करे क्योंकि कुछ परिस्थितियां या अतिरंजना है। संशोधनालय अदालत की शक्तियां निश्चित रूप से सीमित हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जिन मामलों में दोषमुक्ति दर्ज की गई है, उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, यद्यपि निचली अदालत के निर्णय में स्पष्ट अवैधताएं और दोष हैं। राजधानी की दिव्यांशी जन सेवा संस्थान द्वारा सेंटेंस फ्रॉम पिंक सिटी मालवीय नगर स्कूल में साइबर सिक्योरिटी व साइबर बुलिंग पर सेमिनार रखा गया है, जिसके अंतर्गत स्पीकर अदिति राजेंद्र विजय वर्गीय व एडवोकेट मोहम्मद अजहर जी द्वारा बताया कि कितने तरीकों से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है व किस प्रकार साइबर क्रिमिनल्स इनोसेंट पब्लिक को हरेसमेंट करती है व साइबर सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी बारे में मिस अदिति विजय ने बताया कि किस किस कैटेगरी और कितने तरीकों से साइबर क्राइम होते हैं और उन क्राइम से किस किस तरीके से बचा जा सकता है। संस्था की फाउंडर हिना वाधवानी ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल होने से किस तरीके से साइबर क्राइम के चपेट में आ जाते हैं और हमें किस तरीके से बचा जाए। अभिभावकों को भी खासा ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों के हाथों में ना मोबाइल दे और अगर मोबाइल देते हैं तो खुद की निगरानी में मोबाइल का इस्तेमाल करवाएं।
संस्था के सभी सदस्यों ने स्कूल के फादर आदरणीय व स्कूल फैकल्टी का धन्यवाद किया कि समय समय पर वह इस प्रकार की जानकारियां अपने बच्चों को दिलवाते रहते हैं, जिससे बच्चों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता रहे और वह खुद को और अपने अभिभावकों को बचा व जागरूक कर सके। दिव्यांशी वाधवानी, प्रेमसुधा कोठरी व संस्था के सभी सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। में भविष्य में भी इस प्रकार की जानकारियां देने के लिए संस्था के सभी सदस्य समाज के लिए अपना समय देने के लिए हमेशा तैयार में तत्पर हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम व प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना के नेतृत्व में भेंट की। प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय के साथ भेंट में संगठन ने शिक्षा के हित में कई सुझाव रखे और शिक्षक वर्ग की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए शीघ्र उचित समाधान की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र पुष्करना ने शिक्षक कल्याण बोर्ड का गठन करने, वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित सावंत एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्टों को सार्वजनिक कर तत्काल लागू करने एवं समस्त शिक्षक संवर्गों की सभी वेतन विसंगतियों का तत्काल निवारण करने के साथ प्रदेश के शिक्षकों को सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग की। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के घनश्याम ने कहा कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षक संगठन होकर शिक्षक हित में लगातार निष्पक्ष भाव से कार्य कर रहा है और राष्ट्रीय हित के कार्यों को अपना कर्तव्य समझ हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। अतः राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय को अविलंब मान्यता प्रदान करे। प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने RPMFRGHS की कटौती में कमी करने और आयकर में छूट देने, अस्पताल में उपचार के दौरान पिछली सरकार में लागू प्रतिदिन 1000 रुपए की लिमिट और महीने में 5 आउटडोर की लिमिट समाप्त की जावे। संविदा भर्ती पर संगठन की मांग करते हुए बताया कि शिक्षा विभाग में की जा रही संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाकर नियमित भर्ती से ही पद भरे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जावे। पूर्व से शिक्षक कार्य करा रहे समस्त संविदा कार्मिकों को नियमित किया जावे, यथा शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, पंचायत शिक्षक आदि। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 23,000 संविदाकर्मी नियुक्त है। राज्य सेवा एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत के 10 से 15 अंकों के प्रश्न निर्धारित किए जाएं। राजस्थान के शिक्षकों को 1000 रुपए प्रतिमाह ग्रामीण भत्ता दिया जावे। ग्रामीण भत्ता देने से शिक्षकों में शहरों में आने की प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी और स्थानांतरण की समस्या का समाधान होगा। लगभग 1.5 घंटा चली इस भेंट में मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को गहनता से सुनते हुए शीघ्र उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल में संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संपत सिंह, प्रदेश सभाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, प्रदेश महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुणा शर्मा उपस्थित रहे। जैसलमेर जिले के पोखरण के पास विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव का मंदिर स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष भादवा की दूज पर मेला भरता है, जिसमें देश प्रदेश से करोड़ों श्रद्धालु हजारों किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। शनिवार को बाबा के भक्त अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत, मनोज मिश्रा, फौजी शेर सिंह रावत को भी बाबा के दर्शन लाभ का सौभाग्य मिला। बाबा के इस मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लोक देवता के रूप में विख्यात बाबा रामदेव के इस मंदिर में बाबा की समाधि बनी हुई है। यहाँ वे मूर्ति स्वरूप में पूजे जाते हैं। रामदेवरा में उन्होंने जीवित समाधि ली थी और यहीं पर उनका भव्य मंदिर बना हुआ है। पूर्व में समाधि छोटे छतरीनुमा मंदिर में बनी थी। वर्ष 1912 में बीकानेर के तत्कालीन शासक महाराजा गंगा सिंह ने छतरी के चारों तरफ बड़े मंदिर का निर्माण कराया, जिसने शनह शनह भव्य मंदिर का रूप ले लिया। बाबा की समाधि के सामने पूर्वी कोने में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। दर्शन द्वार पर लोहे का चैनल गेट बना हुआ है। बाबा के दर पर आने वाले श्रद्धालु अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए कपड़ा, मौली, नारियल आदि बांधते हैं तथा मनौती पूर्ण होने पर उसे खोल देते हैं। बाबा के इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जब मंदिर का निर्माण हुआ था तब 57,000 रुपए की लागत आई थी। यह मंदिर हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों की आस्था का प्रबल केंद्र है। मंदिर में बाबा रामदेव की मूर्ति के साथ साथ एक मजार भी बनी है। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि राजस्थान से ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं।
मंदिर में प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती, प्रातः 8 बजे भोग आरती, दोपहर 3:45 बजे श्रृंगार आरती, सायं 7 बजे संध्या तथा रात्रि 9 बजे शयन आरती होती है। समाधि स्थल के पास ही रामदेव जी की परम भक्त शिष्या डाली बाई की समाधि और कंगन है। डाली बाई का कंगन पत्थर से बना है और इसके प्रति धर्मालुओं में गहरी आस्था है। मान्यता के अनुसार इस कंगन के अंदर से होकर निकलने पर सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। मंदिर आने वाले लोग इस कंगन के अंदर से निकलने पर ही अपनी यात्रा पूर्ण मानते हैं। गांव के निवासियों को जल का अभाव न रहे इसलिए रामदेव जी ने मंदिर के पीछे विक्रम संवत 1439 में रामसरोवर तालाब खुदवाया था। यह तालाब 150 एकड़ क्षेत्र में फैला है तथा इसकी गहराई 25 फीट है। तालाब के पश्चिमी छोर पर अद्भुत आश्रम तथा पाल के उत्तरी सिरे पर रामदेव जी की जीवित समाधि है। इसी क्षेत्र में डाली बाई की जीवित समाधि भी है। तालाब के तीनों ओर पक्के घाट बनाए गए हैं। इसकी पाल पर श्रद्धालु पत्थरों से छोटे छोटे मकान बनाकर अपने सपनों का घर बनाने की रामदेव जी से विनती करते हैं। बताया जाता है इस तालाब की मिट्टी के लेप से चर्म रोग दूर हो जाता है। कई श्रद्धालु तालाब की मिट्टी अपने साथ ले जाते हैं। रूनीचा कुआं, रानीसा का कुआं। रामदेवरा मंदिर से 2 किलोमीटर दूर पूर्व में निर्मित रूनीचा कुआं, रानीसा का कुआं और एक छोटा रामदेव मंदिर भी दर्शनीय है। बताया जाता है कि रानी नेतलदे को प्यास लगने पर रामदेव जी ने भाले की नोक से इस जगह पाताल तोड़कर पानी निकाला था और तभी से यह स्थल रानीसा का कुआं के नाम से जाना गया। कालांतर में अपभ्रंश होते होते रूनीचा कुआं में परिवर्तित हो गया। जिस पेड़ के नीचे रामदेव जी को डाली बाई मिली थी, उस पेड़ को डाली बाई का जाल कहा जाता है। रामदेवरा से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर एका गांव के पास छोटी सी नारी के पाल पर घटित इस घटना के दौरान पीरों ने भी परिचय स्वरूप 5 पीपली लगाई थी, जो आज भी मौजूद है। यहाँ बाबा रामदेव का एक छोटा सा मंदिर व सरोवर भी बना है। मंदिर में पुजारी द्वारा नियमित पूजा की जाती है। रामदेवरा में रामदेव जी के मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर आरसीपी रोड पर श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर, गुरु मंदिर एवं दादाबाड़ी दर्शनीय क्षेत्र है। बाबा के भक्त एडवोकेट व पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत पिछले करीब 20 सालों से बाबा के दर्शन लाभ करने आते रहते हैं। उन्होंने बताया कि बाबा का ये मंदिर चमत्कारी मंदिर है। बाबा के प्रति आस्था रखने वालों भक्तों का बाबा विशेष ध्यान रखते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं तथा बाबा अपने भक्तों को वो नहीं देते जो वो मांगते हैं, बल्कि वो देते हैं जो उनके लिए उपयुक्त होता है। वहीं शनिवार को दर्शन लाभ करने के बाद एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि जन जन की आस्था के केंद्र बाबा रामदेव के दर्शन कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और काफी खुश हूं। पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत ने कहा। केकड़ी में शनिवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। केकड़ी से करीब 40 किलोमीटर दूर बिनाय तहसील के बगराई गांव में जन्मी एक 8 साल की मासूम ने पिछले 4-5 दिनों से अपने पुनर्जन्म और केकड़ी में अपना निवास स्थान होने की बातें कहकर अपने माता पिता के पास जाने की रट लगा रखी थी, जिसके शनिवार को बालिका का परिवार बालिका को लेकर केकड़ी पहुंच गया। हालांकि केकड़ी में बालिका के बताई जगह पर ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जिसकी उसने जानकारी दी थी। काफी जगहों पर तलाश के बाद थक हारकर परिवार वापस बालिका को लेकर अपने गाँव लौट गया। सोशल मीडिया पर बालिका कहीं ही पुनर्जन्म को लेकर तरह तरह की पोस्टें वायरल हो गई, जिससे दिन भर केकड़ी शहर सहित आसपास के इलाकों के लोग इस मामले को लेकर चर्चाएं करते दिखे। जानकारी के अनुसार बगराई निवासी कैलाश रेगर की 8 साल की बालिका मधु पिछले 4-5 दिनों से अपने पुनर्जन्म की बातें कर रही थी तथा अपने पिछले जन्म के माता पिता, भाई बहन सहित अन्य की जानकारी देते हुए घर पर खाना पीना भी छोड़ दिया था। बार बार बालिका के पुनर्जन्म के किस्सों को सुनकर बालिका का परिवार सकते में आ गया। बालिका के पिता ने बताया कि उसकी बेटी मधु खुद के पुनर्जन्म को लेकर किस्से कह रही है तथा खुद को मधु रेगर की बजाय केकड़ी की रहने वाली प्रिया जाट बताने लगी। वह अपने पिता का नाम सुखलाल, माता का नाम निर्मा व भाई का नाम सुनील बताने लगी। साथ ही अपनी सहेलियों के नाम भी बता रही है। वह कहाँ पई कहाँ रहती है ये बातें कहने लगी तथा कहती कि मुझे एक बार केकड़ी बस स्टैंड पर ले चलो, मैं खुद ही अपने घर पहुंच जाऊंगी। बालिका के बार बार अपने पिछले जन्म के माता पिता के घर पर जाने की रट से परेशान होकर शनिवार को बालिका के माता पिता बालिका को लेकर केकड़ी पहुंच गए। इस दौरान बालिका के साथ बगराई गांव के सैकड़ों ग्रामीण भी केकड़ी आ गए। बालिका केकड़ी बस स्टैंड लाने के बाद ग्रामीण बालिका के कहे अनुसार आगे गली मोहल्लों में घूमने लगे।
बालिका ग्रामीणों के साथ पहले पुरानी केकड़ी पहुंच गई, जहां बालिका के बताए अनुसार परिजनों की तलाश की मगर इस नाम का कोई नहीं मिला, जिसके बाद बालिका कादेड़ा रोड, मंडा रोड सहित अन्य जगहों पर भी पहुंच गई तथा बताने कि उसके घर के पास ही बड़ा नाला गुजर रहा है। बालिका के बताए अनुसार केकड़ी के बड़े नाले आसपास भी परिजनों की तलाश की मगर इस नाम का कोई नहीं मिला। हालांकि बालिका ने इस दौरान चारभुजा मंदिर विद्यालय पहुंचकर बताया कि वह इस विद्यालय पई हुई है, मगर बालिका के बताए अनुसार परिजन नहीं मिले, जिसके बाद परिजन व ग्रामीण थक हार कर वापस अपने गाँव लौट गए। बालिका के पुनर्जन्म की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सैकड़ों लोग बालिका को देखने यहां बस स्टैंड पहुंच गए।